एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959। सबसे पहले तो ये एक्ट नंबर 20 है 1959 का। अब हम डील करेंगे इसके सेक्शंस को, बट उससे पहले ही बता दूं कि हम सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो आने वाले हैं उनके अंदर का जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आने वाला है वही डील करेंगे। तो इसके अंदर टोटल चैप्टर्स है 19 और टोटल सेक्शंस है 264। इसके अंदर शेड्यूल्स है 4, जिसमें 4th शेड्यूल जो है वो ऐड हुआ था 2012 में। इसकी इन्फोर्समेंट की डेट है 2 अक्टूबर 1959। अब इसमें 2022 में भी अमेंडमेंट्स हुई थी, जिसको गवर्नर ने असेंट दे दी थी 26 अप्रैल को, जिससे कि जो मेजर चेंज है सिर्फ वो बता रही हूँ मैं। तो जो सेटलमेंट कमिश्नर जहाँ पर भी टर्म थी पहले, उसको कर दिया गया है कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, और जहाँ पर भी टर्म थी सेटलमेंट ऑफिसर, उसको कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। इसी से जो चैप्टर 7 है उसकी हेडिंग भी चेंज हुई है, जिसका नाम अब हो गया है लैंड सर्वे एंड लैंड रेवेन्यू असेसमेंट। इस एक्ट का ऑब्जेक्ट है कोई भी लैंड रिलेटिंग जो भी मैटर्स हैं लैंड रेवेन्यू से जो डील कर रहे हैं, या रेवेन्यू ऑफिसर्स के क्या राइट्स और लाइबिलिटीज़ रहेंगी होल्डर्स की, ठीक है, एग्रीकल्चर टेन्यूर या कोई भी अदर मैटर जो भी लैंड से या उनकी लाइबिलिटीज़ से रिलेटेड है कहाँ पर छत्तीसगढ़ में, उसको डील करना। अब बात करेंगे हम चैप्टर 1 जो कि है प्रिलिमिनरी, जिसके अंदर 2 ही सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड 2। हमेशा की तरह सेक्शन 1 में है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, जो कि हमने देख लिया है, ठीक है। शॉर्ट टाइटल इसका जो भी है छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड, एक्सटेंट कहाँ पे होगा, पूरे छत्तीसगढ़ में होगा, कमेंसमेंट की डेट हमने देख ली, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ फॉर्म हुआ था वो मैं बता देती हूँ, वो एमपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 से हुआ था, ठीक है, सेक्शन 78 के अंदर, जो उसकी डेट क्या है 1 नवंबर 2000, ये भी कभी कभी आ जाती है। तो अब बात कर लेते हैं डेफिनेशंस की, जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली डेफिनेशन है आबादी की 2A में, इसका मतलब होता है कोई भी एरिया जो कि विलेज के लिए रिजर्व हुआ हो इनहेबिटेंट्स के लिए, या फिर कोई भी गांव स्थान, या फिर कोई भी विलेज साइट, ठीक है। ये तीनों वर्ड्स याद रखना। आबादी क्या होती है, कोई भी ऐसा एरिया विलेज में रिजर्व हुआ है किसके लिए, इनहेबिटेंट्स के लिए, या फिर कोई भी गांव स्थान, या फिर कोई भी विलेज साइट, ठीक है। फिर 2B में है इसमें एग्रीकल्चर। इसके अंदर 5 पॉइंट्स दिए हैं और ये एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन सा एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं है, कौन सा है। तो फर्स्ट में है कि रेजिंग ऑफ एनुअल और पीरियोडिकल क्रॉप्स इंक्लूडिंग द बीटल लीफ यानी कि पान, वाटरनट यानी कि सिंघाड़ा, या फिर गार्डन प्रोड्यूस। दूसरा है हॉर्टिकल्चर, थर्ड है ऑर्कर्ड्स, फोर्थ है रिजर्विंग लैंड फॉर फॉर्डर, ग्रेजिंग और थीचिंग ग्रास। फिफ्थ है हमारा यूज ऑफ लैंड फॉर पॉट्री, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्बन एरिया, ठीक है। तो ये सारी जो 5 चीज़ें हैं वो एग्रीकल्चर में आती हैं। देन है हमारा एग्रीकल्चर ईयर। एग्रीकल्चर ईयर बहुत बार पूछा गया है, अच्छे से याद रखना। 1 जुलाई जो है उसे कहते हैं एग्रीकल्चर ईयर, या फिर कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करे वो डेट। देन है हमारा 2E की जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है। बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट कौन होता है? बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट वो होता है जिसने लैंड को कल्टीवेट किया हो पर्सनली। देन हमारी 2F में डेफिनेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, बस हेडिंग याद रख लो। 2G में है गवर्नमेंट फॉरेस्ट। गवर्नमेंट फॉरेस्ट क्या होता है, रिजर्व या फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। फिर है H में गवर्नमेंट लीजी की डेफिनेशन। गवर्नमेंट लीजी हम आगे देखेंगे, जो कि है सेक्शन 181 में। यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया है कोई भी पर्सन जो कि लैंड होल्ड करता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, किसके अंडर, सेक्शन 181 के अंडर, उसे कहते हैं हम अपना गवर्नमेंट लीज। फिर है लैंड की डेफिनेशन K में, बस हेडिंग, ठीक है। फिर लैंडलेस पर्सन की डेफिनेशन है 2L के अंदर, जिसका मतलब होता है कोई भी ऐसा बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट जो कि या तो कोई लैंड होल्ड नहीं करता या फिर लैंडलेस है, उसे कहते हैं हम लैंडलेस पर्सन। देन M में है लैंड रिकॉर्ड। N में है O में है हमारा मैंग्रू। मैंग्रू मतलब होता है कि कोई भी मैंगो ट्रीज जो लार्ज नंबर्स में हो उनको कहते हैं हम मैंग्रू। फिर उसके बाद 2T में दे रखी है हमारी रेंट्स की डेफिनेशन। तो रेंट क्या होते हैं, कोई भी ऐसा कंसिडरेशन जो पेएबल हो मनी में या फिर काइंड में, किसके द्वारा, टेनेंट या लेजी के द्वारा भूमि स्वामी को, या गवर्नमेंट लेजी के द्वारा गवर्नमेंट को। देन है 2V में रेवेन्यू ईयर। वहाँ पे एग्रीकल्चर ईयर हमने पढ़ा था वो 1 जुलाई था। रेवेन्यू ईयर जो होता है वो होता है 1 अक्टूबर, ठीक है। फिर Y में है टेनेंट की डेफिनेशन। 2Z में है हमारे टेन्योर होल्डर की डेफिनेशन, बस हेडिंग याद रखना। 2Z1 के अंदर आता है टिम्बर ट्रीज। इसके अंदर ना 12 तरीके के ट्रीज बताए गए हैं, जिसको आप लिस्ट एक बार देख लेना, क्योंकि कभी कभी आ जाता है कि इनमें से कौन सा टिम्बर ट्री नहीं है। तो Z1 में किसकी डेफिनेशन है, हमारे टिम्बर ट्री की डेफिनेशन, ओके। टिम्बर ट्री को बस मैं बता देती हूँ एक बार क्या क्या होता है उसमें। सांगवान, शीशम, बीजा, साल, एल और साज, टिंसा, चंदून, हल्दू, मुंडी, अर्जुन, तेंदू, कम्हार, ठीक है। तो ये सब टिम्बर ट्रीज है। फिर है
Z2 के अंदर टू कल्टीवेट पर्सनली, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसके में भी 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और उनमें से पूछा जाता है कि कौन सा इंक्लूड नहीं होता है। तो ठीक है, टू कल्टीवेट पर्सनली में जो 4 पॉइंट्स है वो क्या है? पहला, कल्टीवेट पर्सनली मतलब होता है कल्टीवेशन करना खुद के अकाउंट पे, बाय ओन लेबर, बाय लेबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, बाय सर्वेंट ऑन वेजेस, बाय कैश और काइंड्स, नॉट इन क्रॉप शेयर। फोर्थ है बाय हायर्ड लेबर अंडर सुपरविजन, यानी कि कल्टीवेट पर्सनली के अंदर क्या क्या आता है कि खुद के लेबर से कर रहे हो, फैमिली मेंबर के लेबर से करवा रहे हो काम, या फिर सर्वेंट से करवा रहे हो पर किस पे? वेजेस पे करवा रहे हो, कैश या काइंड में, क्रॉप शेयर में नहीं, या फिर कोई लेबर हायर किया है पर किसके अंडर? सुपरविजन के अंडर। देन है हमारा Z4 में अर्बन एरिया का डेफिनेशन, एरिया जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी में आए उसे कहते हैं हम अर्बन एरिया। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है Z6 में डेवलपमेंट प्लान की, जो कि अभी अभी ऐड हुई है। देन है हमारा चैप्टर 2 है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि सेक्शन 3 से लेकर 10 तक है। सेक्शन 3 में बात की गई है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर जो है भी है स्टेट गवर्नमेंट ऑब्वियसली स्टेब्लिश कर रही है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। इसके अंदर कौन होगा? प्रेसिडेंट होंगे और अदर मेंबर्स होंगे, जिनको भी कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। फिर है सेक्शन 4 बात करता है प्रिंसिपल सीट एंड अदर प्लेसेस की। तो प्रिंसिपल सीट जो कौन डिसाइड करेगा? वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जो कि हेडक्वार्टर है या प्रिंसिपल सीट जो उसकी वो कहाँ पर है? वो अभी वो बिलासपुर में है, ठीक है। और जो अदर प्लेसेस की हैं वो है रायपुर में और जगदलपुर में, ठीक है। अदर प्लेसेस कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट विद द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट मतलब इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं, जो बोर्ड का प्रेसिडेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल से अपॉइंट करेगा अदर प्लेसेस, ठीक है। बिलासपुर याद रखना है कि हेडक्वार्टर। फिर है सेक्शन 5 में कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड, ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। 6 में है सैलरीज एंड अलाउंसेस, सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से इनको सैलरी और अलाउंसेस मिलेंगे। अब है हमारा सेक्शन 7 जुरिस्डिक्शन ऑफ द बोर्ड। जुरिस्डिक्शन वही होगा, मतलब वही फंक्शंस ये करेगा जो कि कोर्ट ने इन पे कन्फर किए हैं या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल या किसी और अदर स्टेट एक्ट से इन पर हुए हैं, ठीक है, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ पर। फिर है सेक्शन 10 हमारा 8 है, ओके। सेक्शन 8 है हमारा पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ऑफ बोर्ड। हाँ, तो ये सेक्शन ही बस पूछा जाता है कि सुपरिटेंडेंस जो है पावर बोर्ड की वो कहाँ दी गई है? सेक्शन 8 में दी गई है। फिर है सेक्शन 10 केस पेंडिंग एट द कमेंसमेंट ऑफ द कोर्ट, ठीक है। कोई भी केसेस जो पे कि पहले पेंडिंग थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि इस कोड से पहले पेंडिंग हो रखे थे, कि ऑल अपील्स एप्लीकेशन फॉर रिवीजन रिव्यू अदर प्रोसीडिंग, जो कि बोर्ड के आगे पेंडिंग थी, तो वो अब इस बोर्ड को ऑफ रेवेन्यू को ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। देन इसमें बोला गया है कि कोई भी जो फर्स्ट अपील के केसेस थे, ठीक है, फर्स्ट अपील के केसेस थे अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कलेक्टर, जो कि बोर्ड के उसमें पेंडिंग थे, तो वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे कमिश्नर को। यानी कि फर्स्ट अपील के केसेस किसको ट्रांसफ़र हो गए? कमिश्नर को हो गए, कलेक्टर के ऑर्डर के अगेंस्ट जो बोर्ड में गए थे। और अगर सेकंड अपील के केसेस हैं अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर और ऑफ कलेक्टर पेंडिंग बिफोर बोर्ड, तो वो भी सब कमिश्नर को, यानी कि जितने भी अपील वाले केसेस हैं वो किसको ट्रांसफ़र हो रहे हैं? कमिश्नर को ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक। अब है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 3 रेवेन्यू ऑफिसर्स देयर क्लासेस एंड पावर्स, सेक्शन 11 से लेकर 26 तक। सेक्शन 11 ही है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें पूछा जाता है कि कौन सा रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है। इसमें लिस्ट दे रखी है रेवेन्यू ऑफिसर्स की। तो सेक्शन 11 रेवेन्यू ऑफिसर्स, इसमें कौन कौन से रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं? सेटलमेंट कमिश्नर, एडिशनल सेटलमेंट कमिश्नर, तो मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि जो जहाँ पे भी वर्ड सेटलमेंट कमिश्नर आएगा वहाँ पे अब क्या हो गया? कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, और एडिशनल कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक। दूसरा है हमारा सेटलमेंट ऑफिसर या डेप्यूटी सेटलमेंट ऑफिसर या असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर। तो सेटलमेंट ऑफिसर की जगह वर्ड क्या हो गया है? डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट सर्विस ऑफिसर या फिर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। फिर इसके बाद ये रखा है इसमें कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर, सब डिविजनल ऑफिसर, तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सुप्रिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये जो कुछ लिस्ट है वो रेवेन्यू ऑफिसर्स की है, वो देख लेना, क्योंकि इसमें सवाल ज़रूर आता है कि कौन सा रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है। फिर है सेक्शन 12 कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर सबॉर्डिनेट होंगे वो किसके होंगे? स्टेट गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट होंगे, ठीक है। बट ऑल रेवेन्यू ऑफिसर्स इन डिवीजन में वो सबॉर्डिनेट होंगे कमिश्नर के, और डिस्ट्रिक्ट में सारे रेवेन्यू ऑफिसर सबॉर्डिनेट होंगे कलेक्टर के। अब आप जो सेक्शन 13 है और उससे लेकर 21 तक आप देखोगे, बस इनकी अपॉइंटमेंट की पावर्स किसके पास है? तो 13 से लेकर 21 तक जितने भी ऑफिसर्स अपॉइंट हो रहे हैं वो सब स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है।
फिर भी देख लेते हैं। सेक्शन 13 में है पावर टू अल्टर, क्रिएट और एबॉलिश डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन एंड तहसील। किसके पास पावर है अल्टर वेल्टर करने की? सब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। सेक्शन 14 में है पावर टू अपॉइंट कमिश्नर ऑफ डिवीजन, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। फिर है पावर टू अपॉइंट एडिशनल कमिश्नर, ये भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। सेक्शन 16 में है पावर टू अपॉइंट कलेक्टर, ये मतलब जहाँ पे भी अपॉइंटमेंट की बात आ रही है वो सब कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है। 17 में पावर टू अपॉइंट एडिशनल कलेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। 18 में अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर्स, जॉइंट कलेक्टर्स एंड डेप्यूटी कलेक्टर, सब स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। 19 में है अपॉइंटमेंट ऑफ तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार। सेक्शन 20 में है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रिटेंडेंट्स ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। 21 में है अदर ऑफिसर्स। तो इन सबको क्या करा है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करा है। 13 से लेके 21 तक की जो लिस्ट है। इस जो चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो सेक्शन 11 ही था कि रेवेन्यू ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं। अब ये जो सेक्शन 22 है वो भी इंपॉर्टेंट है कि सब डिविजनल ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा। ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर होता कौन है? तो सब डिविजनल ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट नहीं अपॉइंट कर रहा है, सब डिविजनल ऑफिसर को अपॉइंट करेगा कलेक्टर। इसमें लिखा है कि कलेक्टर में प्लेस वन और मोर असिस्टेंट, जॉइंट और डेप्यूटी कलेक्टर एज एसडीओ। ठीक है, कोई भी डेप्यूटी कलेक्टर था या जो असिस्टेंट कलेक्टर था या जो कौन सा था, जॉइंट कलेक्टर था, तो उनको क्या है? एसडीओ बना देगा। कौन बना देगा? कलेक्टर। सेक्शन 23 में है सबऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। जो भी रेवेन्यू ऑफिसर है सब डिवीजन में वो सबऑर्डिनेट होंगे सब डिवीजन ऑफिसर के, और जो भी नायब तहसीलदार है तहसील में वो सबऑर्डिनेट होंगे तहसीलदार के। अब जो है वो चैप्टर 4 पे आ जाते हैं। चैप्टर 4 है प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड रेवेन्यू कोड्स। सेक्शन 27 से लेके 43 तक। सेक्शन 27 कहता है प्लेस ऑफ होल्डिंग इंक्वायरीज। इसमें से भी सवाल आता है। ठीक है, इसमें लिखा है कि कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो इंक्वायर नहीं करेगा आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन, बट जो सब डिविजनल ऑफिसर है वो इंक्वायर कर सकता है किसी भी प्लेस में उसके डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये याद रखना। फिर है सेक्शन 28 में पावर टू एंटर अपॉन एंड सर्वे लैंड। ठीक है, किस किस के पास पावर है एंटर अपॉन एंड सर्वे करने की? तो वो है रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, मेजर्स एंड पटवारी, देयर सर्वेंट्स एंड वर्कमैन। ठीक है, तो ये जो 4 लोग हैं, रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, मेजर्स एंड पटवारी, इन सबके पास ही पावर है। इसके प्रोविजन में लिखा है कि कोई भी एंटर नहीं करेगा किसी भी बिल्डिंग में या इनक्लोज्ड कोर्ट या गार्डन में जो भी अटैच्ड उस ड्वेलिंग हाउस से विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑक्यूपायर एंड विदाउट 24 आवर्स नोटिस। फिर है सेक्शन 29 पावर टू ट्रांसफर केसेस। ठीक है, किसके पास पावर है? बोर्ड जो है वो ट्रांसफर कर सकता है केसेस फ्रॉम वन रेवेन्यू ऑफिसर टू अदर, एंड ऑन द एप्लीकेशन कमिश्नर ट्रांसफर कर सकता है फ्रॉम वन रेवेन्यू ऑफिसर टू अदर। ठीक है, बोर्ड तो खुद से ही कर रहा है और एप्लीकेशन पे कमिश्नर भी कर सकता है। फिर है सेक्शन 30 में पावर टू ट्रांसफर फ्रॉम सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट से कौन कौन ट्रांसफर कर सकता है? कलेक्टर, एसडीओ या कमिश्नर। कलेक्टर, एसडीओ या तहसीलदार भी कर सकता है। ठीक है, मतलब हेडिंग से आ जाता है कि कहाँ पे है पावर टू ट्रांसफर। ठीक है, फिर है सेक्शन 31 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कन्फरल ऑफ स्टेटस ऑफ कोर्ट्स ऑन बोर्ड्स एंड रेवेन्यू ऑफिसर्स। ठीक है, जहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा स्टेट गवर्नमेंट या एनी पर्सन के बीच में तो वहाँ पे रेवेन्यू कोड का जुरिस्डिक्शन होगा। ये बात ये बोल रहा है, और ये जो सवाल है वो ज़रूर आता है कि स्टेट गवर्नमेंट और कोई अदर पर्सन है तो उसमें कौन डील करेगा? तो रेवेन्यू कोड डील करेगा। ठीक, फिर सेक्शन 32 में इनहेरेंट पावर्स दे रखी है रेवेन्यू कोड की। बस सेक्शन वाइज याद रखना है कि कहाँ पे है रेवेन्यू कोड्स की इनहेरेंट पावर। फिर ये सेक्शन 33 जो है ये भी सिर्फ सेक्शन वाइज याद रखना है। इसमें है सेक्शन 33 में क्या दे रखा है? पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स टू रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ द पर्सन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिसीव एविडेंस। ठीक है, ये जो रेवेन्यू ऑफिसर्स की पावर है किसी भी पर्सन की अटेंडेंस की या फिर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाने की, एविडेंस लेने की, वो कहाँ है? सेक्शन 33 में है। सेक्शन 34 में है कंपेलिंग अटेंडेंस ऑफ विटनेस। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, ये बोलता है कि कोई भी पर्सन जिसको कहा था कि भैया अपनी अटेंडेंस लगाओ, आओ यहाँ पे, जिसके लिए समन इशू किया था और उसने कंप्लाई नहीं किया, वो फेल हो गया है कंप्लाई करने से, तो उसकी अटेंडेंस हम कैसे कंपेल करवाएंगे? 3 तरीके से। इसमें आता है कि कौन सा इंक्लूड नहीं है, किस तरीके से नहीं करवा सकते। तो वो 3 तरीके कौन से हैं जिससे कि आप अटेंडेंस कंपेल करवा सकते हो? वो है पहला बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करना, दूसरा फर्निश सिक्योरिटी करना, और थर्ड है फाइन इम्पोज करना नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़। फिर है सेक्शन 35 हियरिंग इन एब्सेंस ऑफ पार्टी। ठीक है, जहाँ पे भी इस तरीके से हियरिंग हो गई हो तो आप अप्लाई कर सकते हो विद इन 30 डेज विद एफिडेविट कि उस हियरिंग को या उस ऑर्डर को सेट असाइड करो। और अगर आपकी कोई भी ऐसी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो आप अपील भी कर सकते हो। फिर है सेक्शन 36 में एडजर्नमेंट ऑफ हियरिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, हम सीपीसी में पढ़ते हैं कि एडजर्नमेंट 3 से ज़्यादा नहीं होगा।
यहाँ पे बोला है कि मैक्सिमम 4 टाइम्स जो है एडजमेंट हो सकता है। फिर है सेक्शन 37 में पावर टू अवॉर्ड कोस्ट, कौन अवॉर्ड कर सकता है कोस्ट? रेवेन्यू ऑफिसर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 38 में है मैनर ऑफ एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर टू डिलीवर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट नहीं है, नोटिस दे के जो है रिमूव करवा सकते हैं। सेक्शन 39 है पर्सन बाय होम अपीयरेंसेस एंड एप्लीकेशन मे बी मेड बिफोर एंड टू द रेवेन्यू ऑफिसर, ये इंपॉर्टेंट है, किसके थ्रू जो ये है एप्लीकेशंस बनेंगी रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास? बाय तो पार्टीज या फिर उनके एजेंट्स या फिर लीगल प्रैक्टिशनर, यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं लिखा है, ध्यान रखना, पार्टीज, एजेंट्स या फिर लीगल प्रैक्टिशनर्स जो है एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हैं। फिर है सेक्शन 41 में पावर ऑफ बोर्ड टू मेक रूल्स, कुछ रूल्स बताएं इसके अंदर, ठीक है, जो कि बोर्ड के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकता है। फिर है सेक्शन 42 में ऑर्डर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स व्हेन रिवर्सिबल बाय रीजन ऑफ एरर और इरेगुलरिटी, ठीक है, तो कोई सा भी जो ऑर्डर है रेवेन्यू ऑफिसर का वो रिवर्सिबल नहीं होगा, अल्टर नहीं किया जाएगा अनलेस क्या हुआ, फेलियर ऑफ जस्टिस कॉज हुआ, ठीक है, वो फाइनल माना जाएगा जब तक फेलियर ऑफ जस्टिस ना हुआ। सेक्शन 43 हेडिंग वाइज इंपॉर्टेंट है कि कहाँ ऐसा बोला गया है कि सीपीसी अप्लाई होगा, जहाँ पे कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दे रखा है कोड में, तो वहाँ पे क्या होगा, सीपीसी अप्लाई होगा। अब आ जाते हैं चैप्टर 5 पे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसकी हेडिंग भी पूछी जा चुकी है एग्जाम में कि चैप्टर 5 में क्या है, या फिर अपील रिव्यू रिवीजन कौन से चैप्टर में दे रखा है। तो अपील रिव्यू रिवीजन का ये चैप्टर 5 है, जो कि है सेक्शन 44 से लेके 56 तक। सेक्शन 44 बहुत इंपॉर्टेंट, अपील एंड अपीलेट अथॉरिटी, इसमें बताया गया है कि कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर जो सबऑर्डिनेट है एसडीओ के यानी सब डिविजनल ऑफिसर के, तो उसकी अपील कहाँ जाएगी? ऑब्वियसली सब डिविजनल ऑफिसर में जाएगी, उसके सबऑर्डिनेट है तो। दूसरा बताया गया कोई कि ऐसा रेवेन्यू ऑफिसर जो सबऑर्डिनेट है सेटलमेंट ऑफिसर के, तो उसकी कहाँ अपील जाएगी? सेटलमेंट ऑफिसर में। फिर से बता दूं कि सेटलमेंट ऑफिसर के लिए हम क्या वर्ड यूज करने लगे हैं अब? डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, तो दोनों ही वर्ड याद रखना, विदाउट अमेंडमेंट क्वेश्चन आ जाए, अमेंडमेंट के साथ क्वेश्चन आए, कोई आइडिया नहीं है। देन एसडीओ से जो अपील जाएगी सब डिविजनल ऑफिसर से, वो अपील जाएगी कलेक्टर के पास। देन है रेवेन्यू ऑफिसर जिसने किससे रिलेटेड डायरेक्शन इशू किए हैं? सेक्शन 12 के सबसेक्शन 3 के अंदर, या फिर सेक्शन 21 के सेक्शन सबसेक्शन 2 के अंदर अगर उसने करा है, तो उसकी जो अपील है वो जाएगी ऐसे रेवेन्यू ऑफिसर को जो भी स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी उस रेवेन्यू ऑफिसर को जाएगी, ठीक है। और कलेक्टर से जो अपील है वो जाएगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। सेटलमेंट ऑफिसर से जाएगी सेटलमेंट कमिश्नर को, टर्म चेंज हो चुके हैं, यानी कि सेटलमेंट ऑफिसर से सेटलमेंट कमिश्नर को जा रही है, मतलब डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर से किसको जा रही है? कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड को जा रही है। फिर कमिश्नर और सेटलमेंट कमिश्नर से किसको जा रही है अपील? बोर्ड को जा रही है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि अपील एंड अपीलेट अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं। कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर जो सब डिविजनल ऑफिसर के सबऑर्डिनेट है उसकी जाएगी सब डिविजनल ऑफिसर को, जो सेटलमेंट ऑफिसर के नीचे है तो उसकी सेटलमेंट ऑफिसर को चली जाएगी, ठीक है। और सब डिविजनल ऑफिसर से जाएगी कलेक्टर को, और कलेक्टर से किसको जाएगी? बोर्ड को। सेटलमेंट ऑफिसर से जाएगी सेटलमेंट कमिश्नर को, और कमिश्नर से जाएगी बोर्ड को, ठीक है। फिर उसके बाद है सेकंड अपील। सेकंड अपील किसको जाएगी? अगर जो सेकंड अपील है वो एसडीओ या कलेक्टर के द्वारा है तो कमिश्नर को, सेटलमेंट ऑफिसर के द्वारा है तो सेटलमेंट कमिश्नर को, और कमिश्नर के द्वारा है तो बोर्ड को, ठीक है। तो ये सब थी अपील एंड अपीलेट अथॉरिटीज। अब आ जाते हैं सेक्शन 46 पे, जो कह रहा है कि नो अपील अगेंस्ट सर्टेन ऑर्डर्स। इससे भी सवाल आता है कि इनमें से कौन से ऑर्डर्स हैं जिनके अगेंस्ट अपील हो सकती है, किनके अगेंस्ट नहीं हो सकती है। तो इसमें 5 पॉइंट बताए हैं जिनके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। पहला है इसमें एडमिटिंग एन अपील एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, ठीक है, कंडोनेशन ऑफ डिले की जो बात करता है लिमिटेशन एक्ट में, तो उसके अगेंस्ट आप जो भी है अपील नहीं कर सकते हो जब भी ऐसा कुछ हो। फिर या रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, तो उसके अगेंस्ट भी कोई अपील नहीं हो सकती। ग्रांटिंग और रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर स्टे, ठीक है, उसके अगेंस्ट भी अपील नहीं हो सकती। कोई इंटरिम नेचर का ऑर्डर है उसके अगेंस्ट भी अपील नहीं हो सकती। और कोई भी ऐसा ऑर्डर है जो पटवारी या फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है तो उसके अगेंस्ट भी अपील नहीं हो सकती। अब है सेक्शन 47 लिमिटेशन ऑफ अपील, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक है टाइम लिमिट बता रखी है कि अपील कितने कितने दिनों में हो सकती है। पहले ये सब में 45 डेज देखी होगी आपने MPLRC में, तो यहाँ पे है कि अगर जो अपील है वो सब डिविजनल ऑफिसर को है, कलेक्टर को है, या फिर सेटलमेंट ऑफिसर या सेटलमेंट कमिश्नर को है। अगेन मैं बता दूं, सेटलमेंट ऑफिसर मतलब डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, सेटलमेंट कमिश्नर मतलब कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। इन सबको है अगर अपील तो वो कितने टाइम में करनी है? 45 डेज के अंदर करनी है। अगर अपील कमिश्नर को है तो 60 डेज, और बोर्ड को है तो 90 डेज, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ा कौन हो गया? बोर्ड, उसके नीचे है कमिश्नर, और उसके नीचे सब रेवेन्यू ऑफिसर जो भी हैं, SDO, कलेक्टर, SO, SC,
तो इन सबको होगी। टाइमिंग मैंने बता दी 45 डेज, 60 डेज एंड 90 डेज। अब है सेक्शन 49 पावर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी। इससे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी इसकी पावर नहीं है। ठीक है, तो इसकी पावर्स देख लेते हैं। सबसे पहली पावर कि एडमिट करे या समरीली रिजेक्ट करे जो भी इसके पास अपील आ रही है। ठीक है, डेट फिक्स करे हियरिंग की और नोटिस दे पार्टीज को। अपील का जो भी ऑर्डर है उसे कंफर्म कर सकता है, वेरी कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। ठीक है, एडिशनल एविडेंसेस ले सकता है। अब ये तो थी इसकी सब पावर्स। इसके पास क्या पावर नहीं है अपीलेट अथॉरिटी के पास? इसके पास पावर नहीं है किसी भी केस को रिमांड करने के लिए, डिस्पोजल के लिए किसको? रेवेन्यू ऑफिसर जो कि सबॉर्डिनेट हो। यानी कि अपीलेट अथॉरिटी कैन नॉट रिमांड केस फॉर डिस्पोजल बाय रेवेन्यू ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू इट। ठीक है, फिर है सेक्शन 50 रिविजन। तो रिवीजन की पावर होती है रेवेन्यू बोर्ड के पास, कमिश्नर के पास, सेटलमेंट कमिश्नर, कलेक्टर, सेटलमेंट ऑफिसर, सबके पास रिवीजन की पावर है, या तो ओन मोशन पे या फिर एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी पे। इसका प्रोविजन सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि किस केस में नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई ऑर्डर अपीलेबल है तो उस केस में रिवीजन नहीं होगा। ऑर्डर है सेटलमेंट कमिश्नर का अंडर सेक्शन 210 तो उस केस में रिवीजन नहीं है। ऑर्डर इन रिवीजन बाय कमिश्नर और सेटलमेंट कमिश्नर अंडर सेक्शन 170B तो भी रिवीजन नहीं होगा। बट जो रिवीजन की एप्लीकेशन है वो बोर्ड के पास तो 90 डेज में आपको फाइल करनी है, और दूसरे केसेस में जो भी कमिश्नर, कलेक्टर, इन सबके पास में 60 डेज के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है रिवीजन के लिए। सेक्शन 51 बात करता है रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स की। ठीक है, रिव्यू कर सकते हैं ऑर्डर्स को। कौन रिव्यू कर सकता है? बोर्ड, रेवेन्यू ऑफिसर, सब जो है रिव्यू कर सकते हैं सुओ मोटो या फिर ऑन द एप्लीकेशन। इफ़ द कमिश्नर, सेटलमेंट कमिश्नर, कलेक्टर या सेटलमेंट ऑफिसर रिव्यू कर रहे हैं जो कि उनके ऑर्डर जो उन्होंने पास नहीं किया उस चीज़ को अगर वो रिव्यू कर रहे हैं तो उनको सैंक्शन लेना पड़ेगा किसका? बोर्ड का, और नोटिस भी देना पड़ेगा पार्टीज़ को। और अगर कहीं पे भी अपील या रिविजन हुआ है तो उस केस में रिव्यू नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं अगर कोई ऐसा ऑर्डर था जिसने अफेक्ट किया था प्राइवेट पर्सन्स के राइट को, तो रिव्यू जो होगा वो तभी होगा जब आप एप्लीकेशन फाइल कर दो विद इन 90 डेज। और ग्राउंड्स क्या होंगे रिव्यू के? जो सीपीसी में दे रखे हैं। सेक्शन 52 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। तो इसमें बोला गया है, बस इसकी जो टाइम लिमिट है वो इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर है वो स्टे नहीं किया जाएगा नॉट मोर देन 3 मंथ्स एट अ टाइम और अंटिल द डेट ऑफ नेक्स्ट हियरिंग विच एवर इज अर्लियर। तो ये 3 मंथ्स का जो है टाइमिंग है वो इंपॉर्टेंट है कि कब तक स्टे कर सकते हो। 3 मंथ से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते। नाउ चैप्टर 6 लैंड एंड लैंड रेवेन्यू जो कि है सेक्शन 57 से लेकर 60 तक। ठीक है, सेक्शन 57 फिर से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसमें बोला गया है कि स्टेट की ओनरशिप रहेगी सभी लैंड्स में। ठीक है, स्टेट ओनरशिप इन ऑन लैंड्स। ठीक है, इंक्लूडिंग क्या क्या? फ्लोइंग या स्टैंडिंग वाटर, माइंस, क्वेरीज, मिनरल्स, फॉरेस्ट राइट या फिर राइट इन सबसॉइल। ठीक है, इन सब पे किसकी रहेगी? स्टेट की ओनरशिप रहेगी। और इसी में एक और बात बोली गई है जो जहाँ से सवाल बनता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट है स्टेट गवर्नमेंट या किसी अदर पर्सन के बीच में तो वो कलेक्टर डिसाइड करेगा। फिर है सेक्शन 58 लाइबिलिटी ऑफ लैंड टू पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, अगर आप कोई भी लैंड होल्ड कर रहे हो तो आपको उस पर क्या पे करना पड़ेगा? लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। किसको पे करोगे? स्टेट गवर्नमेंट को। इसमें कुछ एक्सेप्शन है कि उन केसेस में आपको लैंड रेवेन्यू पे नहीं करना पड़ेगा। वो एक्सेप्शन क्या है? जो जिसको भी स्टेट गवर्नमेंट जो है एग्जाम्प्ट कर दे किसी ग्रांट के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या लॉ या रूल के थ्रू। इसके प्रोविजन में बोला गया है कि कोई भी आबादी लैंड है या फिर कोई नॉन अर्बन लैंड है, ठीक है, जिसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसका पेमेंट जो होगा लैंड रेवेन्यू का वो आपको ग्राम सभा को देना है। देन है सेक्शन 58A एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ सर्टेन लैंड्स। अब कुछ लैंड्स हैं जिसके लिए आपको लैंड रेवेन्यू पे नहीं करना है। वो कौन कौन से? कोई ऐसा लैंड जो कि एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो रहा हो, यानी कि अन इकोनॉमिक होल्डिंग है, नॉट मोर देन 5 एकड़। ठीक है, 5 एकड़ तक का अगर कोई लैंड है जिसको आप जो है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, अन इकोनॉमिक होल्डिंग है, तो उसमें आपको लैंड रेवेन्यू पे नहीं करना है। ठीक है, लैंड रेवेन्यू नॉट इंक्लूड मनी टू स्टेट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ। इसमें एक्सप्लेनेशन में एक और बात की गई है कि जो भी लैंड रेवेन्यू है वहाँ पे भी नहीं होगा एप्लीकेबल। कहाँ पे? जहाँ पे जो आपने लीज है वो दी है लेस देन 5 ईयर्स के लिए। देन है सेक्शन 59 वेरिएशन ऑफ लैंड रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू द पर्पस फॉर विच लैंड इज यूज। ऑब्वियसली अगर आप अपने लैंड का पर्पस बदल रहे हो, एग्रीकल्चर से किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उसके हिसाब से लैंड रेवेन्यू भी बदलेगा। इसमें कुछ पर्पस बता रखे हैं जिसके लिए लैंड यूज़ होता है या जिसके लिए वेरी कर सकता है। पहला है एग्रीकल्चर या फार्म हाउस था। ठीक है, ड्वेलिंग हाउस। अब एग्रीकल्चर का हमने अभी पढ़ा था पीछे कि नहीं पे करना है,
ठीक है, तो कुछ एकड़ तक पे नहीं करना है। देन है लैंड रेवेन्यू, फार्म हाउस, ड्वेलिंग हाउस, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल पर्पस, माइनिंग, रेसिडेंशियल कॉलोनी प्रोजेक्ट, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, मेडिकल फैसिलिटी एंड अदर। ये कुछ वो पर्पजेज हैं जिनमें से कभी कभी सवाल आ जाता है कि इनमें से कौन से पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ होता है। तो क्या क्या थे? एग्रीकल्चर और फार्म हाउस, ड्वेलिंग हाउस, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल पर्पस, माइनिंग, रेसिडेंशियल कॉलोनी प्रोजेक्ट, पब्लिक इंस्टीट्यूशन या मेडिकल फैसिलिटी या अदर्स। देन है सेक्शन 60, बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। असेसमेंट बाय हुम टू बी फिक्स्ड ऑन लैंड ऑन विच असेसमेंट हैज़ नॉट बीन मेड। ठीक है, ऐसा कोई लैंड जिस पे असेसमेंट हुई ही नहीं है, तो उसका जो असेसमेंट है वो कौन करेगा? वो करेगा कलेक्टर। चैप्टर 7, रेवेन्यू सर्वे एंड सेटलमेंट इन नॉन अर्बन एरिया। तो मैंने आपको बताया था कि 2022 के अमेंडमेंट से क्या है, इसकी हेडिंग का जो टाइटल है वो चेंज हो गया है। नाउ इट्स लैंड सर्वे एंड लैंड रेवेन्यू असेसमेंट। ठीक है, ये बदल गया है सेक्शन 61 से लेके 91A तक। इसमें जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन 62 कि भाई जो सेटलमेंट कमिश्नर है उसका अपॉइंटमेंट किसके अंदर है? सेक्शन 62 के अंदर रखा है। अब सेटलमेंट कमिश्नर का भी नाम बदल गया है, कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो जो ये कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स है, या यहाँ पे जो सेटलमेंट कमिश्नर लिख रहा है, मैंने पुराना नाम इसलिए लिख रखा है यहाँ पे क्योंकि विदाउट अमेंडमेंट अगर सवाल आ गया तो वो याद रहे हमें। ठीक है, तो इसको कौन अपॉइंट करता है? ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सबको। तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है किसके लिए? टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ रेवेन्यू सर्वे एंड सेटलमेंट। तो रेवेन्यू सर्वे की जगह क्या हो गया? लैंड सर्वे। इतना सा याद रखना है। फिर सेक्शन 63 में है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल सेटलमेंट कमिश्नर एंड देयर पावर एंड ड्यूटीज। ये सब दे रखी हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 64 में है अपॉइंटमेंट ऑफ सेटलमेंट, डेप्यूटी सेटलमेंट एंड असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर। इनका भी नाम बदल गया है, नाम बदल के हो गया डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। तो इसकी अपॉइंटमेंट बता रखी है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ही करता है। देन है 65, पावर ऑफ सेटलमेंट, डेप्यूटी सेटलमेंट एंड असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर। ऑब्वियसली जो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी वही इनकी पावर होगी। सेक्शन 66 है डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू सर्वे बता रखा है। रेवेन्यू सर्वे नहीं, लैंड सर्वे होगा। इसमें 4 चीज़ें बता रखी हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी 4 चीज़ें क्या है? पहला है डिवीजन ऑफ लैंड इनटू सर्वे नंबर्स एंड ग्रुपिंग देम इनटू विलेजेस। सेकंड है सॉइल क्लासिफिकेशन। थर्ड है फील्ड मैप का प्रिपरेशन। और फोर्थ है रिकॉर्ड ऑफ राइट का प्रिपरेशन। तो ये जो 4 चीज़ें हैं वो आती है डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू सर्वे और लैंड सर्वे कह लीजिए अब। फिर इंपॉर्टेंट है हमारा सेक्शन 2, डिटर्मिनेशन ऑफ आबादी ऑफ विलेज। जो डिटरमाइन करेगा आबादी ऑफ विलेज को वो है हमारा सेटलमेंट ऑफिसर, जिसका नाम अब क्या हो गया है? डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। ठीक है, प्लीज़ याद रखना, अगर अमेंडमेंट के बाद वाला वर्डिंग वहाँ पे लिखा ही होगा ऑब्वियसली, तो डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर करना है, नहीं तो सेटलमेंट ऑफिसर। ठीक है, तो कौन डिटरमाइन कर रहा है आबादी विलेज की? सेटलमेंट ऑफिसर, जो कि अब क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। फिर है सेक्शन 75 में सेटलमेंट की डेफिनेशन। इसके अंदर कोई सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें जो टर्म ऑफ सेटलमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, जिससे सवाल आता है। मतलब टर्म ऑफ सेटलमेंट भी यहीं पे डिफाइंड है। ठीक है, द पीरियड ड्यूरिंग विच द रिवाइज लैंड रेवेन्यू शुड बी इन फोर्स, उसको कहते हैं टर्म ऑफ सेटलमेंट। आगे हम देखेंगे कि टर्म ऑफ सेटलमेंट कितनी होती है, वो 30 ईयर्स होती है। देन सेक्शन 80 है ऑल लैंड्स लाइबल टू असेसमेंट। यहाँ वहाँ पे हमने देखा था पहले कि जिसका असेसमेंट नहीं हुआ है वो कौन करेगा? सेक्शन 60 में तो वो कलेक्टर था। अब यहाँ पे सेक्शन 80 में ऑल लैंड्स लाइबल टू असेसमेंट, किसके द्वारा? सेटलमेंट ऑफिसर के द्वारा। सेटलमेंट ऑफिसर कौन? डीएसओ, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। फिर है सेक्शन 85, मैंने कहा था कि टर्म्स आएंगी सेटलमेंट की, तो वो ये ज़रूर पूछा जाता है, ये स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है सेटलमेंट की टर्म क्या होगी, जो कि नॉट लेस देन 30 ईयर्स होनी चाहिए, नॉट लेस देन 30 ईयर्स। सेक्शन 91A, पावर टू मेक रूल्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पे भी रूल्स बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी। देन है चैप्टर 8, असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लैंड इन अर्बन एरिया। सेक्शन 92 से लेकर 103 तक। वैसे ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इसमें जो है हमें याद रखना है, मतलब हेडिंग सेक्शन 92 में है प्रोविजन ऑफ चैप्टर 2 अप्लाई टू लैंड इन अर्बन एरियाज पे भी जो ये है चैप्टर वो अप्लाई होगा, बस इतना सा बता रखा है। कौन कौन के जिसके द्वारा लैंड हेल्ड की गई हो? भूमि स्वामी, गवर्नमेंट लीजी या फिर होल्डर है सर्विस लैंड का, उस पर। देन है सेक्शन 93 में पावर ऑफ कलेक्टर टू डिवाइड लैंड्स इनटू प्लॉट नंबर्स। ठीक है, किसके पास पावर होती है प्लॉट नंबर्स को डिवाइड करने की? कलेक्टर के पास होती है। सेक्शन 98 है हमारा, इसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, वो है फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट ऑफ असेसमेंट। बस, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं। फिर आ जाते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर 9, लैंड रिकॉर्ड्स, सेक्शन 104 से लेके 123 तक। तो सेक्शन 104, फॉर्मेशन ऑफ पटवारी सर्कल एंड अपॉइंटमेंट ऑफ पटवारी। ठीक है, इसी में फॉर्मेशन भी बताइए पटवारी सर्कल की और अपॉइंटमेंट भी बताया। 104 में सेक्शन नंबर आ जाता है, कौन अपॉइंट करता है ये भी आता है। तो पटवारी को जो अपॉइंट करता है वो है कलेक्टर। कलेक्टर ही पटवारी सर्कल्स बनाता है और कलेक्टर ही अपॉइंट करता है। ठीक है,
उसके बाद है सेक्शन 105 फॉर्मेशन ऑफ रेवेन्यू इंस्पेक्टर ऑफ सर्कल्स, तो सेम ये भी कलेक्टर ही करता है। सेक्शन 106 में है अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू इंस्पेक्टर, से भी कलेक्टर ही करता है। ठीक है, हमने अभी तक जितनी भी ज़्यादातर अपॉइंटमेंट्स देखी थी वो कौन करा था, स्टेट गवर्नमेंट करा था, बट ये जो चैप्टर 9 है इसमें पटवारी और रेवेन्यू इंस्पेक्टर की जो अपॉइंटमेंट है वो कलेक्टर कर रहा है। 104 में पटवारी की और 106 में रेवेन्यू इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट। सेक्शन 107 फील्ड मैप, ये सारे सवाल भी आते हैं कि फील्ड मैप कहाँ है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहाँ है, तो फील्ड मैप दे रखा है सेक्शन 107 में कि हर विलेज के लिए एक मैप बनेगा जिसमें बाउंड्रीज, सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर ये सब शो होने चाहिए। फिर है रिकॉर्ड ऑफ राइट सेक्शन 108 में, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कब प्रिपेयर करना है, ड्यूरिंग द रेवेन्यू सर्वे, यानी कि जो अब हो गया है लैंड सर्वे। इसके अंदर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में क्या क्या होता है एक बार देख लेते हैं। इसमें होता है भूमि स्वामी का नाम, सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर, टेनेंट का नाम, गवर्नमेंट लीजी है तो उसका नाम, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ देयर इंटरेस्ट, कंडीशन है या कोई लिमिटेशन है तो वो, रेंट या लैंड रेवेन्यू जो भी है और अदर पर्टिकुलर्स, ये सब होता है रिकॉर्ड ऑफ राइट में, ये जो कि 108 में है। सेक्शन 109 एक्विजिशन ऑफ राइट्स टू बी रिपोर्टेड, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, जब भी किसी का राइट है किसी लैंड पे तो उसको ओरली या फिर राइटिंग में पटवारी को इसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, इसको बताना है, रिपोर्ट करना है कि हाँ एक्वायर किया है मैंने कोई राइट। पटवारी को कितने मंथ के अंदर अंदर, 6 मंथ के अंदर अंदर। इसी में नेक्स्ट में बोला गया है कि आप तहसीलदार को भी दे सकते हो बट वो सिर्फ राइटिंग में होगा। तो सेक्शन 109 में हमने क्या पढ़ा कि एक्विजिशन ऑफ राइट्स को भी रिपोर्ट करना होगा ओरली या राइटिंग में पटवारी को विद इन 6 मंथ, और अगर तहसीलदार को करते हो तो इन राइटिंग। फिर है सेक्शन 110 म्यूटेशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट इन फील्ड बुक एंड अदर रेलेवेंट लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, जैसे ही आपने अपनी जो राइट्स रखे थे उसकी रिपोर्ट दे दी थी पटवारी को, तो अब पटवारी क्या करेगा, वो एंटर करेगा इसी बात को रजिस्टर में और उस रजिस्टर को सेंड कर देगा विद इन 30 डेज टू तहसीलदार। ये पूछा जाता है कि कितने दिन में किसको भेज रहा है, तो विद इन 30 डेज टू तहसीलदार वो भेज देगा, और तहसीलदार क्या करेगा, उसे पब्लिश करवाएगा और फील्ड बुक में जो है एंट्री करेगा। फिर है हमारा सेक्शन 111 जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल आता है। इसमें बोला गया है कि इन केसेस जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट पार्टी नहीं है, हमने देखा था स्टेट गवर्नमेंट और पार्टी होगी अगर तो उसमें कलेक्टर डिसाइड करता था। अब यहाँ पे है कि स्टेट गवर्नमेंट जिसमें पार्टी ही नहीं है ऐसे डिस्प्यूट में, ठीक है, रिलेटेड टू द राइट रिकॉर्डेड इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ठीक है, तो उसमें किसका जुरिस्डिक्शन होगा, सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा, जहाँ पे कौन नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट पार्टी नहीं है। फिर है हमारा सेक्शन 113 करेक्शन ऑफ क्लैरिकल एरर्स। तो जो करेक्शन है क्लैरिकल एरर्स के वो किसके द्वारा होंगे, सब डिविजनल ऑफिसर के द्वारा। याद रखना क्लैरिकल एरर्स किसके थ्रू, सब डिविजनल ऑफिसर्स उन्हें ठीक कर सकता है। सेक्शन 114 में है लैंड रिकॉर्ड्स हर विलेज के लिए, खसरा, फील्ड बुक और अदर लैंड रिकॉर्ड्स। इसको मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना सेक्शन याद रखना है कि लैंड रिकॉर्ड कहाँ दे रखा है, सेक्शन 114 में। फिर 114A में है किसान किताब, इसका भी सेक्शन नंबर याद रखना है कि किसान किताब कहाँ दे रखी है, 114A में दे रखी है। किसान किताब होती क्या है, किसान किताब भूमि स्वामी का ऑब्लिगेशन होता है कि वो सब अपनी किताब में लिखे, अब मेंटेन करके चले कि हाँ हाँ ये उसकी होल्डिंग है, खसरा नंबर जो भी है सब लिख कर रखे, ठीक है। और अगर कोई भी डिफरेंस होता है खसरा या फील्ड बुक या फिर किसान किताब में, ठीक है, फील्ड बुक तो कोई और बनाता है, सामने वाला बना रहा है ना, पटवारी और तहसीलदार बनाते हैं, पर किसान किताब वो बना, अगर कोई भी डिस्प्यूट अगर उसमें होगा तो तहसीलदार का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, ठीक है। फिर से बता दूं कि सेक्शन 114A में किसान किताब दे रखी है जो कि भूमि स्वामी बनाता है, पर अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है फील्ड बुक या खसरा नंबर या फिर किसान किताब में तो तहसीलदार का जो डिसीजन है वही फाइनल होगा। सेक्शन 115 वही करेक्शन ऑफ रॉन्ग एंट्री इन खसरा एंड एनी अदर लैंड रिकॉर्ड्स बाय सुपीरियर ऑफिसर्स, तो तहसीलदार जो है वो डायरेक्ट करेगा कि चेंजेस हों उसमें, मतलब वो ठीक करेक्ट हो जाए जो भी रॉन्ग एंट्री है, तो तहसीलदार की ड्यूटी है। फिर सेक्शन 116 में है डिस्प्यूट रिगार्डिंग द एंट्री इन खसरा और एनी अदर लैंड रिकॉर्ड, जब भी कोई अदर लैंड रिकॉर्ड या खसरा में डिस्प्यूट होगा तो वो भी कौन डिसाइड करेगा, वो भी तहसीलदार डिसाइड करेगा, बट जो अग्रीव्ड है तो वो अप्लाई करेगा तहसीलदार को करेक्शन के लिए विद इन 1 ईयर। ये है 116। देन है 117 प्रिजम्पशंस एज टू एंट्रीज इन द लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, उनको करेक्ट माना जाएगा। सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है कि प्रिजम्पशन कहाँ दे रखा है, 117 में। 118 है ऑब्लिगेशन टू फर्निश इंफॉर्मेशन एज टू टाइटल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर्सन जो भी जिसके भी राइट्स इंटरेस्ट या लाइबिलिटीज़ हैं कि भाई वो रजिस्टर में रिकॉर्ड होने ज़रूरी है, तो वो बाउंड है जब भी उसके पास ये राइट आएगा कि वो रेवेन्यू ऑफिसर को, रेवेन्यू इंस्पेक्टर को या पटवारी को क्या करे, फर्निश करे और प्रोड्यूस करे विद इन 1 मंथ सारी इन्फॉर्मेशन जब भी उससे मांगी जाए।
ठीक है, वहाँ पे तो हमने पढ़ा था कि एक्विजिशन ऑफ राइट उसको देना है पटवारी को। अब यहाँ हम पढ़े कि जब भी कोई रेवेन्यू ऑफिसर या रेवेन्यू इंस्पेक्टर या पटवारी किसी से मांग रहा है ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन, तो उसको विद इन 1 मंथ के अंदर वो ऑब्लाइज्ड है कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करे। फिर है सेक्शन 119 पेनल्टी फॉर नेग्लेक्ट टू फर्निश इन्फॉर्मेशन। इस सेक्शन में पेनल्टी बताई गई है, सिर्फ सेक्शन 118 को लेकर नहीं बल्कि 109 को लेकर भी, जहाँ पे भी उसको जो है अपना एक्विजिशन ऑफ राइट रिपोर्ट करना था पटवारी को, और यहाँ पे भी। तो अगर वो दोनों ही चीज़ों में फेल हो जाता है, वो नहीं कर रहा है, ठीक है, नेग्लेक्ट कर दिया उसने इन्फॉर्मेशन फर्निश करने से, तो उसकी पेनल्टी क्या हो सकती है, नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़। और ये पेनल्टी कौन लगाएगा, तहसीलदार। याद रखना पेनल्टी क्या होगी, 1000 रुपीज़ तक की, नॉट एक्सीडिंग 1000, एंड तहसीलदार लगाता है। फिर है हमारा सेक्शन 121 पावर टू मेक रूल्स फॉर लैंड रिकॉर्ड्स। जहाँ पे भी रूल्स बनाने की पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट की है। बस ये सेक्शन नंबर के हिसाब से याद रखना है। सेक्शन 122 एग्जेम्पशंस फ्रॉम प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वो सब एग्जेम्प्ट होंगे सेक्शन 122। तो बस अब है चैप्टर 10 बाउंड्रीज एंड बाउंड्री मार्क्स एंड सर्वे मार्क्स। ठीक है, सेक्शन 124 से लेके 136 तक है ये चैप्टर। सेक्शन 124 बस हेडिंग वाइज इंपॉर्टेंट है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री मार्क्स ऑफ विलेजेस एंड सर्वे नंबर्स और प्लॉट नंबर्स। ठीक है, तो जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाना पड़ेगा बाउंड्री मार्क्स का, सर्वे नंबर्स, प्लॉट नंबर, जो भी है सब कुछ है। फिर है सेक्शन 125 कि डिस्प्यूट रिगार्डिंग द बाउंड्रीज बिटवीन द विलेजेस, सर्वे एंड प्लॉट नंबर्स। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो कौन डील करेगा, तहसीलदार डील करेगा, ये सेक्शन 125 कहता है। सेक्शन 126 इजेक्टमेंट ऑफ पर्सन रॉन्गफुली इन पोजेशन। उनको कौन इजेक्ट करवा सकता है जो कि रॉन्गफुली है किसी और के पोजेशन में, तो तहसीलदार ये काम कर सकता है। और अगर पर्सन जो जिसको इजेक्ट किया है वो विद इन 1 ईयर सिविल सूट फाइल कर सकता है, कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर सकता है कि नहीं नहीं मुझे तो गलत तरीके से इजेक्ट कर दिया, जो भी है, तो तहसीलदार ही करेगा। फिर है 127 डिमार्केशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द बाउंड्री लाइंस, सिर्फ सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 128 इजेक्टमेंट, सॉरी यहाँ पे आएगा इन्फोर्समेंट ऑफ रिपेयर ऑफ बाउंड्री और सर्वे मार्क्स। ठीक है, ये यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। तो ये क्या है, सेक्शन 128 जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफ रिपेयर्स ऑफ बाउंड्री और सर्वे मार्क्स। ठीक है, जब भी कोई भी मतलब रिपेयर करवाने की बात है, कुछ भी ऐसा दिख रहा है, तो वो कौन करेगा, जो पटेल होता है विलेज का, वो एट द एंड ऑफ नवंबर। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये जो टर्म है ये पूछी जाती है कि नवंबर मार्च ये सब जो है इसमें पूछा जाता है। तो इसमें बोला गया है कि जो पटेल है विलेज का, वो एट द एंड ऑफ द नवंबर नोटिस देगा लैंड के होल्डर को कि भैया रिपेयर करवा लो, किससे पहले, 1 मार्च के पहले पहले। और अगर वो नहीं करवाता है तो आफ्टर 1 मार्च तहसीलदार या फिर कोई अदर रेवेन्यू ऑफिसर जो भी एम्पावर्ड है वो उस रिपेयर को या उस डिफेक्ट को रिपेयर करवा लेगा और रिकवर करेगा उसकी कॉस्ट किससे, उसी होल्डर से, और उस पर पेनल्टी भी लगा सकता है जो कि होगी एक्सटेंड 100 रुपीज़ तक। फिर से बता दूं कि इन्फोर्समेंट कौन करवाएगा रिपेयर का, पटेल करवाएगा। पटेल क्या करेगा, एट द एंड ऑफ नवंबर होल्डर को बोलेगा कि रिपेयर करवाओ 1 मार्च से पहले पहले, और अगर मार्च तक नहीं करवाया तो उसके बाद तहसीलदार या रेवेन्यू ऑफिसर जो भी एम्पावर्ड है वो उस डिफेक्ट को रिपेयर करवाएंगे और उसकी कॉस्ट होल्डर से ले लेंगे, जिसके लिए पेनल्टी भी वो लगा सकते हैं, वो कितनी होगी, 100 रुपीज़ तक। फिर है हमारा सेक्शन 129 डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ सर्वे नंबर्स और सब डिविजन प्लॉट नंबर्स। ठीक है, तो ये सब कौन करता है, तहसीलदार या फिर जो भी रेवेन्यू ऑफिसर एम्पावर्ड है वो। फिर है सेक्शन 130 पेनल्टी फॉर डिस्ट्रक्शन, इंजरी और रिमूवल ऑफ बाउंड्री और सर्वे मार्क्स। ठीक है, अब जो भी कोई भी बंदा उस बाउंड्री मार्क्स को हटा दे या उसे डिस्ट्रक्ट कर रहा है या इंजरी कर रहा है, तो उसके लिए भी उसको पेनल्टी कितनी होगी, उसके लिए उसकी पेनल्टी है फाइन नॉट एक्सीडिंग 5000 रुपीज़। और ये कौन लगाएगा, तहसीलदार या फिर जो भी रेवेन्यू ऑफिसर एम्पावर्ड हो। इस वाले चैप्टर में हर जगह तहसीलदार ही जो है और या फिर जो भी अदर रेवेन्यू ऑफिसर है वही उनके पास पावर है। सेक्शन 131 है राइट्स ऑफ वेज एंड अदर प्राइवेट ईजमेंट, सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट है। तहसीलदार डिसाइड करता है कोई भी डिस्प्यूट होगा अगर ईजमेंट वगैरह रिलेटेड या राइट ऑफ वे से रिलेटेड। तो सेक्शन 132 है पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वे या फिर जो भी अदर थिंग्स इसमें बता रखी है, तो पेनल्टी जो लग सकती है वो लग सकती है यहाँ पे तहसीलदार के द्वारा, मे एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज़। ठीक है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो आप किसी के वे को तो उसकी पेनल्टी कितनी है, तहसीलदार लगा रहा है, विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज़। फिर है सेक्शन 133 रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब वही कि अगर आप जो तहसीलदार है वो ऑर्डर कर देगा भैया अपना ऑब्स्ट्रक्शन हटाओ, और अगर वो नहीं हटाता है तो तहसीलदार जो क्या है वो रिमूव करने का ऑर्डर दे सकता है, जिसकी पेनल्टी क्या हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है 10,000 रुपीज़ तक, जो हमने पीछे पढ़ा। फिर है सेक्शन 134 एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड फॉर एब्सटेनिंग फ्रॉम रेपुटेशन ऑफ सर्टेन, गलत है,
रिपीटिशन आएगा यहाँ पे, रिपीटिशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स। तो जो सेक्शन 134 है वो किसकी बात कर रहा है, एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड फॉर एब्सटेनिंग फ्रॉम रिपीटेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स। ये जो रेपुटेशन है वो गलत लिखा है, रिपीट कर रहा है अगर कोई सेम एक्ट को बार बार, तो उसके लिए तहसीलदार क्या है, उनसे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं फॉर द सम नॉट एक्सीडिंग 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ पहले था, ठीक है, 2022 के अमेंडमेंट से हो गया है 5000 रुपीज़ तक का जो है वो बॉन्ड भरवा सकते हैं। अब है सेक्शन 135, एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर द रोड पाथ एक्सेट्रा। ठीक है, कोई भी लैंड है तो जो कलेक्टर है वो बोल सकता है रेजिडेंट्स को कि कंपनसेशन आप जो है पे करो, और जो भी पर्सन क्लेम कर रहा है इंटरेस्ट ऐसे लैंड पर, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकता है विद इन 1 ईयर टू कलेक्टर, और उसको कंपनसेशन कितना मिलेगा, 15 टाइम्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू असेस्ड। तो ये था हमारा कि कलेक्टर मतलब इसके पास किसके पास पावर है, सेक्शन 135 में कलेक्टर के पास पावर है कि वो किसी भी लैंड को रोड या पाथ या इस चीज़ों के लिए ले सकता है, और इसके लिए उस होल्डर को कंपनसेशन दिया जाएगा। आई थिंक इसकी कंपनसेशन जो रेट है वो बदली है 2022 अमेंडमेंट से। फिर है हमारा चैप्टर 11, रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, सेक्शन 137 से लेकर 156 तक। सेक्शन 137, लैंड रेवेन्यू फर्स्ट चार्ज ऑन लैंड। ठीक है, जो भी लैंड रेवेन्यू वो किस पे मतलब चार्ज किया जाएगा, सबसे पहले जो लैंड की वैल्यू है उस पे, फिर बाद में उसके रेंट्स या जो भी प्रॉफिट है उस पे अप्लाई होगा। फिर है सेक्शन 138, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। कौन लैंड रेवेन्यू की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ऑब्वियसली भूमि स्वामी की, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का लीजी है तो उसकी। फिर है सेक्शन 139, लैंड रेवेन्यू रिकवरेबल फ्रॉम एनी पर्सन इन पोजेशन। जो भी पर्सन पोजेशन में होगा उसको लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ेगा, इन केस जहाँ पे जो पर्सन प्राइमरी लायबल था वो अगर डिफॉल्ट कर जाए तो। फिर है सेक्शन 140, डेट्स ऑन विच लैंड रेवेन्यू फॉल्स ड्यू एंड इज पेएबल। ठीक है, कब आपको पे करना होगा, तो इसमें लिखा है कि फर्स्ट डे ऑफ द रेवेन्यू कोड, ठीक है, उस दिन आपको जो है लैंड रेवेन्यू पे करना होगा, जो कि आई थिंक 1 अक्टूबर है। फिर स्टेट गवर्नमेंट रूल्स भी बना सकता है कि आप जो है लैंड रेवेन्यू इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हो। सेक्शन 141 में एरियर्स एंड डिफॉल्टर की डेफिनेशन दे रखी है, बस सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है। फिर है सेक्शन 143, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब जहाँ पे आप लैंड रेवेन्यू नहीं पे करोगे विद इन 1 मंथ आफ्टर द प्रिस्क्राइब डेट, तो वहाँ पे जो है सब डिविजनल ऑफिसर पेनल्टी इम्पोज कर सकता है, नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट नॉट सो पेड, यानी कि जितना अमाउंट पे नहीं किया है उतनी ही आप पे पेनल्टी लगेगी। फिर है सेक्शन 144, सेक्शन से ही सवाल आता है कि कहाँ पे दे रखा है, हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है रेमिशन और सस्पेंशन ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन फेलियर ऑफ क्रॉप्स। तो ये कौन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है रेमिट कर सकती है, जब भी आपकी जो है क्रॉप्स फेलियर हो गई तो उस केस में आपको लैंड रेवेन्यू नहीं पे करना है या सस्पेंड कर दे, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। पर ये जो बात है वो सेक्शन 144 में है, सेक्शन वाइज सवाल आ जाता है। फिर है सेक्शन 147, प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ एरियर्स। तो रिकवरी कैसे होगी एरियर्स की, अटैचमेंट या सेल करके प्रॉपर्टी का, ठीक है, मूवेबल हो इमूवेबल हो, तो अटैचमेंट एंड सेल से होती है रिकवरी। कौन रिकवरी करेगा, तहसीलदार रिकवरी करेगा। इसके प्रोविजो में कुछ बातें बता रखी है कि वो लैंड रेवेन्यू के लिए जो भी है रिकवरी में नहीं कर सकते। तो इसमें एक बात बता रखी है कि किसको अटैच नहीं कर सकते, ऐसा लैंड जो कि लेस देन या फिर 6 हेक्टेयर तक है, ठीक है, जो शेड्यूल्ड एरिया का पार्ट है, या फिर लेस देन 4 हेक्टेयर है, कहाँ पे, अदर एरिया में, तो उनको भी आप जो है अटैच नहीं कर सकते। तो इसमें से बस यही इंपॉर्टेंट बात है कि 6 हेक्टेयर शेड्यूल्ड एरिया में, 4 हेक्टेयर अदर एरियाज में। फिर है हमारा चैप्टर 12, टेन्योर होल्डर्स, सेक्शन 157 से 180 तक। सेक्शन 157, क्लास ऑफ टेन्योर, हमने एमपी में भी यही देखते हैं कि सिर्फ एक ही क्लास होती है, वो है भूमि स्वामी। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बस सेक्शन इंपॉर्टेंट है, और भूमि स्वामी ही सिर्फ एक क्लास होती है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सेक्शन 158 में भूमि स्वामी के जो है राइट्स और लाइबिलिटीज़ बताइए। सेक्शन 159 में है लैंड रेवेन्यू पेएबल बाय भूमि स्वामी, की हाँ भाई वो पे करेगा, ये उसकी ड्यूटी है, ये 159 में है। 164 में है डिवोल्यूशन। ये जो 164 है डिवोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है इसके कंटेंट के लिए कि इसमें लिखा हुआ है कि जो इंटरेस्ट है भूमि स्वामी का वो उसकी डेथ के बाद किस तरह से डिवॉल्व करेगा, इनहेरिटेंस, सर्वाइवरशिप और बीक्वेस्ट। ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं 4 और उनमें से पूछते हैं कौन सा नहीं है, तो 3 क्या है, इनहेरिटेंस, सर्वाइवरशिप और बीक्वेस्ट के थ्रू ही डिवॉल्व होगा भूमि स्वामी की डेथ के बाद उसका इंटरेस्ट। सेक्शन 165 जो कि है राइट ऑफ ट्रांसफ़र की बात करता है कि भैया जो भूमि स्वामी है वो ट्रांसफ़र कर सकता है अपना जो भी राइट है, सेल कर सकता है, लीज पे दे सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, ये सब। फिर है सेक्शन 166, 4 फीचर इन केसेस ऑफ सर्टेन ट्रांसफ़र, हेडिंग वाइज इंपॉर्टेंट है।
167 एक्सचेंज ऑफ लैंड, जो भूमि स्वामी है वो लैंड को एक्सचेंज भी कर सकता है बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट। 168 लीजेस, ठीक है, भूमि स्वामी के थ्रू जो है भूमि स्वामी जो है अपना लैंड जो है वो लीज कर सकता है, उसकी होल्डिंग को लीज कर सकता है, बट नॉट मोर देन 1 ईयर इन अ कॉन्जिक्यूटिव 3 ईयर पीरियड, यानी कि 3 सालों में, अगर लगातार के जो 3 साल है उनमें वो सिर्फ 1 साल के लिए ही लीज कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। बट सेम अगर सेक्शन 68 का जो प्रोविजन वो ये कहता है कि ये जो सेक्शन है, ये जो रूल है कि भैया आप 1 ही साल तक कर सकते हो, वो अप्लाई नहीं करेगा अगर भूमि स्वामी एक रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है और उसने अपनी होल्डिंग जो है सोसाइटी के नाम की है, या फिर कोई भी जो भूमि स्वामी था नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए होल्ड कर रहा था, तो वहाँ पे भी अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 169 में तो अनऑथराइज लीज की बात की गई है। सेक्शन 171 है राइट टू मेक इम्प्रूवमेंट्स, तो भूमि स्वामी के पास राइट है वो अपनी होल्डिंग पे कैसे भी इम्प्रूवमेंट्स बनाए। सेक्शन 172 जो कि है डाइवर्जन ऑफ लैंड, जब भी कोई पर्सन अपना जो पर्पस है लैंड का वो चेंज डाइवर्ट करना चाहता है, ठीक है, एग्रीकल्चर से किसी और अदर पर्पस के लिए यूज़ करना चाहता है, तो वहाँ पे लैंड रेवेन्यू भी जो चार्ज होगा वो भी चेंज होगा। इसी सेक्शन में बोला गया है कि जो भी भूमि स्वामी डाइवर्ट करना चाहता है ना अपनी होल्डिंग का पर्पस, तो उसको अप्लाई करना है उसके लिए परमिशन को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, मतलब उसको परमिशन लेनी है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की डाइवर्ट करने से पहले, और अगर वो परमिशन नहीं लेता है तो उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है 10,000 रुपीज़ तक की, अगर वो विदाउट पेनल्टी काम करता है तो, ठीक है। बस यही सब है। सेक्शन 173 है रिलिंक्विशमेंट, जो भी भूमि स्वामी है वो अपने राइट्स को रिलिंक्विश कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, तो उसके लिए उसको नोटिस देना पड़ेगा तहसीलदार को 30 दिन का। उसके बाद है सेक्शन 176 अबेंडमेंट ऑफ होल्डिंग, यहाँ से भी सवाल बहुत आता है। इसमें बोला गया है कि भूमि स्वामी जिसने क्या बोला है सीज हो गया है वो कल्टिवेट करने के लिए 2 साल तक अपने लैंड पे, और जिसने लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया है और जिसने अपनी विलेज को छोड़ दिया है, तो उस केस में क्या हो गया, वो अबेंडेंट मानी जाएगी उसकी जो होल्डिंग है। क्या 3 कंडीशन है, जहाँ पे 2 साल तक उसने क्या करा है, कल्टीवेट नहीं किया अपने उस लैंड पे, उसने लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया है, एंड थर्ड उसने विलेज को अपनी जो है छोड़ दिया है। तो उस केस में तहसीलदार क्या कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी या उसकी होल्डिंग को अपने अंडर ले सकता है। बट अगर विद इन 3 ईयर्स वो आ जाए वापस से जो भी भूमि स्वामी था और क्लेम करे, तो उसको रिस्टोर भी करवाई जा सकती है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है 176 अबेंडमेंट ऑफ होल्डिंग। फिर है हमारा चैप्टर 13 गवर्नमेंट लीजी एंड सर्विस लैंड, सेक्शन 181 से लेके 184 तक। सेक्शन 181 गवर्नमेंट लीजी कौन होगा, वही नहीं जो कि स्टेट गवर्नमेंट से जिसको राइट मिले हैं, वो भी जिसको कलेक्टर ने भी ग्रांट किया राइट, ठीक है, तो ऑन हुम द राइट्स आर ग्रांटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट और कलेक्टर, तो वो है हमारा गवर्नमेंट लीजी। इसका सेक्शन आता है कि 181 में दे रखा है गवर्नमेंट लीजी। 182 में राइट्स और लाइबिलिटीज़ दे रखे हैं गवर्नमेंट लीजी के, ठीक है, वो देख लेना। इसके अलावा जो 182 का क्लॉज 2 है वो बात करता है इजेक्टमेंट की बाय रेवेन्यू ऑफिसर। 4 ग्राउंड्स पे जो है आप गवर्नमेंट लीजी का इजेक्टमेंट करवा सकते हो। इंपॉर्टेंट है, कौन से 4 ग्राउंड्स है, जब उसने रेंट पे नहीं किया हो 3 महीने तक, या फिर जब उसने अदर पर्पज़ के लिए उस लैंड को यूज़ किया हो या उस होल्डिंग को यूज़ किया हो, जब लीज का टर्म जो है वो एक्सपायर हो जाए, या फिर जब उसने कोई भी कंडीशन या टर्म को कॉन्ट्रावेन किया हो, तो ये जो 4 ग्राउंड्स है उस पर इजेक्ट करवा सकते हैं। तो इजेक्टमेंट कहाँ पे है गवर्नमेंट लीजी का, सेक्शन 182 के 2 में। सेक्शन 183 में है सर्विस लैंड। सर्विस लैंड को जो है देख लेना, इसमें भी कुछ 4 पॉइंट्स हैं, मतलब सर्विस लैंड से भी सवाल यही आता है कि कौन से सेक्शन में दे रखा है। फिर है हमारा चैप्टर 14 जो कि अब हट चुका है, तो और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आ जाते हैं हम सीधे चैप्टर 15 पे जो कि है एल्यूवियन एंड डिल्यूवियन, जो कि है सेक्शन 203 एंड 204। सेक्शन 203 से ही सवाल आता है कि कहाँ पे दे रखा है, तो एल्यूवियन एंड डिल्यूवियन दे रखा है हमारे चैप्टर 15 के सेक्शन 203 के अंदर। एलिवेन लैंड किसको बिलोंग करते हैं, ये मोस्टली सवाल आता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं। और अगर कोई भी एलिवेन लैंड जो है वो अटैच्ड है किसी भी पर्सन के लैंड से, तो उसके पास राइट है कि वो उसको यूज़ कर सकता है, अनलेस जो एरिया ऐड हुआ है उस होल्डिंग में वो एक्सीड ना करे 1 एकड़, ठीक है, तब तक ही वो उसको यूज़ कर सकता है। अब इससे बोला गया कि अगर लेस देन 1 एकड़ है तो कोई भी लैंड रेवेन्यू पे नहीं करना है, पर अगर मोर देन 1 एकड़ है तो आपको लैंड रेवेन्यू कितना पे करना पड़ेगा, प्रीमियम नॉट एक्सीडिंग 20 टाइम्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू आपको उस पर पे करना पड़ेगा। फिर है सेक्शन 204 पावर टू मेक असेसमेंट एंड डिसाइड डिस्प्यूट्स, तो यहाँ पे जो पावर है वो है सब डिविजनल ऑफिसर के पास। फिर है हमारा चैप्टर 16 कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, सेक्शन 205 से लेकर 221 तक।
सेक्शन 205 में कंसोलिडेशन होल्डिंग की जो डेफिनेशन दे रखी है और कंसोलिडेशन ऑफिसर की भी डेफिनेशन दे रखी है, बस इतना ही याद रखना है कि इन दोनों की डेफिनेशन 205 में दे रखी है। कंसोलिडेशन ऑफिसर कौन होता है? रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो तहसीलदार, तो वो होते हैं कंसोलिडेशन ऑफिसर्स। सेक्शन 206 में है इनिशिएशन ऑफ कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग। भूमि स्वामी जो है वो अप्लाई कर सकता है। कंसोलिडेट मतलब कंबाइन करना, ठीक है। फिर है 209, इसका इंपॉर्टेंट है कि प्रिपरेशन ऑफ स्कीम फॉर कंसोलिडेशन, तो वो भी भूमि स्वामी है। उसके 210 कन्फर्मेशन ऑफ द स्कीम, कौन कन्फर्म करेगा इस स्कीम को कि कंसोलिडेट करने देना है नहीं देना है? तो कलेक्टर करेगा। कलेक्टर जो है कन्फर्म भी कर सकता है और रिफ्यूज़ भी कर सकता है। सेक्शन 210 देन है हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर 17 विलेज ऑफिसर्स, 222 से लेके 232 तक। सेक्शन 222 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ पटेल्स की। तो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट कर रहा है वो फिर से कलेक्टर अपॉइंट कर रहा है, ठीक है। कलेक्टर अपॉइंट करेगा हर विलेज के लिए किसे? पटेल को। अब अपॉइंटमेंट अगर पटेल कर रहा है तो सेक्शन 223 में जो रिम्यूनरेशन है पटेल का वो भी कलेक्टर डिसाइड करेगा। सेक्शन 224 में पटेल्स की ड्यूटीज़ दे रखी है, विलेज रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो पटेल के होते हैं। सेक्शन 226 में है रिमूवल ऑफ पटेल्स, तो वो भी कलेक्टर करेगा। फिर है सेक्शन 227 में पनिशमेंट ऑफ पटेल्स, ठीक है। अगर कोई भी पटेल जो है अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर नेग्लेक्ट कर दी उसने ड्यूटी करने में, तो उसको जो है फाइन लगाया जा सकता है विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़, पर किसके द्वारा? तहसीलदार के द्वारा। तो ये बात याद रखना कि जो पटेल है उसका अपॉइंटमेंट, उसका रिमूवल, ये सब तो कलेक्टर कर रहा है, बट अगर वो फेल हुआ ड्यूटी फिल करने से तो उसकी जो पनिशमेंट है वो तहसीलदार लगा रहा है, जो कि हो सकती है में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़। फिर है सेक्शन 230 अपॉइंटमेंट ऑफ कोतवार्स एंड देयर ड्यूटीज़। ये भी बड़ा फेवरेट सवाल है, सेक्शन नंबर बहुत बार पूछा गया है कि कोतवार का अपॉइंटमेंट कौन से सेक्शन के अंडर है, तो है सेक्शन 230 के अंदर। सेक्शन 232 में ग्राम सभा, इसमें भी मतलब अंदर का कुछ नहीं पूछा जाता, यही पूछा जाता है कि ग्राम सभा का प्रोविजन कहाँ पर है CLRC में, तो वो है सेक्शन 232 के अंदर। सिंपल सी इसमें से बस ये बात बोली गई है कि इसमें चेयरमैन होता है, सेक्रेटरी होता है और मेंबर्स होते हैं जो कि नॉट लेस देन 3, और इनकी जो टर्म होती है वो 5 ईयर्स की होती है। स्टेट गवर्नमेंट इसे इस्टेब्लिश करती है। चैप्टर 18 राइट्स इन आबादी एंड अनऑक्यूपाइड लैंड एंड इट्स प्रोड्यूस, सेक्शन 233 से लेकर 254 तक। सेक्शन 233 है हमारा रिकॉर्ड इन अनऑक्यूपाइड लैंड। तो कौन ये सब रिकॉर्ड करेगा अनऑक्यूपाइड लैंड के बारे में? वो कलेक्टर करेगा। अनऑक्यूपाइड जो लैंड है वो डिफाइंड है हमारे 2Z3 में। फिर है सेक्शन 234 निस्तार पत्रक प्रिपरेशन, सेक्शन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है कि निस्तार पत्रक की प्रिपरेशन कहाँ पे दे रखी है, वो है सेक्शन 234 के अंदर। और कौन इसको प्रिपेयर करेगा? वो है सब डिविजनल ऑफिसर, और यही सब डिविजनल ऑफिसर जो है इसे अमेंड भी कर सकता है, बट विद प्रायर परमिशन ऑफ कलेक्टर। फिर है सेक्शन 235, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल आता है कि कौन से मैटर्स के लिए निस्तार पत्रक में होना चाहिए। तो निस्तार पत्रक में क्या क्या बातें हो सकती हैं? 3 चीज़ें हैं इसमें। पहला तो निस्तार पत्रक मैटर प्रोवाइड कर सकता है, टर्म्स एंड कंडीशंस बता सकता है ग्रेजिंग ऑफ कैटल को लेकर, ठीक है, विलेज में किस में परमिट होगी, ग्रेजिंग ऑफ कैटल को लेकर बता सकता है। दूसरी कंडीशंस बता सकता है कि रेसिडेंट्स वुड, टिम्बर, फ्यूल, फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, कंकड़, सैंड, अर्थ, क्ले, स्टोन, ये सब ले सकते हैं। थर्ड है इंस्ट्रक्शन इनके ही रिगार्डिंग। तो ये सब जो है निस्तार पत्रक में ये चीज़ें हो सकती हैं। सेक्शन 236 में प्रोविजन निस्तार पत्रक फॉर सर्टेन मैटर्स, वही। फिर है सेक्शन 237 कलेक्टर्स टू सेट अपार्ट लैंड फॉर एक्सरसाइज ऑफ निस्तार पत्रक। सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट है, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जो मेन है वो है सेक्शन 235 कि कौन कौन से मैटर्स के लिए निस्तार पत्रक होगा, और निस्तार पत्रक कौन प्रिपेयर करता है? वो है सब डिविजनल ऑफिसर। अब आ जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 241 मेजर्स टू प्रिवेंट थेफ्ट ऑफ टिम्बर फ्रॉम गवर्नमेंट फॉरेस्ट, ठीक है। थेफ्ट अगर इसकी पनिशमेंट ज़रूर पूछी जाती है तो सब डिविजनल ऑफिसर जो है वो इसमें फाइन लगाता है नॉट एक्सीडिंग 25,000, ठीक है। जहाँ पे भी टिम्बर की जो चोरी हो रही है गवर्नमेंट फॉरेस्ट से तो उसकी क्या फाइन है? नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़। ये 25,000 बहुत पूछा जाता है, सब डिविजनल ऑफिसर लगाता है। फिर है सेक्शन 242 वाजिब उल अर्ज। तो 242 में वाजिब उल अर्ज है, ये भी सेक्शन वाइज पूछा जाता है कि कहाँ पे दे रखा है। वाजिब उल अर्ज क्या होता है? जिसमें कस्टम से रिलेटेड चीज़ें लिखी होती हैं। इसमें 4 चीज़ें बताई हैं, वे, इरिगेशन, ईजमेंट एंड फिशरी, ठीक है। इन 4 चीज़ों के लिए वाजिब उल अर्ज जो है वो उसमें रिकॉर्ड होता है। कौन प्रिपेयर करता है? सब डिविजनल ऑफिसर प्रिपेयर करता है। क्या होता है वाजिब उल अर्ज में? वे, इरिगेशन, ईजमेंट एंड फिशरी।
सेक्शन 243 आबादी, इसमें बस इतना बताया कि अगर कलेक्टर को ऐसा लगता है कि कोई भी एरिया इनसफिशिएंट हो रहा है आबादी के लिए, तो वो अनऑक्यूपाइड लैंड से लैंड लेके आबादी में वो करवा सकता है, ठीक है, उसको अलॉट कर सकता है। तो कौन? कलेक्टर। सेक्शन 244 है डिस्पोजल ऑफ आबादी साइट्स। कौन करेगा डिस्पोजल ऑफ आबादी साइट? तहसीलदार करेगा, अगर कोई ग्राम पंचायत नहीं है तो। सेक्शन 247 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर पूछा भी गया है कि गवर्नमेंट टाइटल टू मिनरल्स कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 247 में है। सेक्शन 248 पेनल्टी फॉर अनऑथोराइजली टेकिंग पोजेशन ऑफ द लैंड। अब कोई भी पर्सन अनऑथोराइज्ड वे में अगर किसी का पोजेशन ले रहा है तो तहसीलदार उस पर क्या लगा सकता है? फाइन लगा सकता है 25,000 रुपीज़ तक का। और अगर तब भी आप नहीं निकल रहे हो अपने पोजीशन से, आप फिर भी रिमेन रह रहे हो, अगर आपको ऑर्डर दे दिया है इजेक्टमेंट का, फिर भी आप रह रहे हो, विच में एक्सटेंड टू 2500 रुपीज़ पर डे, यानी कि 25,000 आपको फाइन लग रहा है, और अगर फिर भी रहते हो तो 2500 रुपीज़ पर डे। फिर इसी में है सिविल प्रिजन का भी वो क्लॉज, यानी कि पेनल्टी तो आपको पे करनी है, साथ में फर्स्ट रिजेक्टमेंट पे आपको हो सकती है 15 डेज तक की जेल, सेकेंड टाइम में आपको हो सकती है 3 मंथ्स तक की जेल, ठीक है। क्या याद रखना है? 25,000 और फिर वो 15 डेज और 3 मंथ। फिर है सेक्शन 249 रेगुलेशन ऑफ फिशिंग, हंटिंग एक्सेट्रा। ये भी सेक्शन वाइज पूछा जाता है कि कहाँ पे दे रखा है। 250 में है रीइंस्टेटमेंट ऑफ भूमि स्वामी इम्प्रॉपरली डिस्पजेस। तो कौन करता है इसका रीइंस्टेटमेंट? तहसीलदार ही करवाता है, और ये भी सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे बता रखा है। और इसी में जो है गवर्नमेंट लीजी भी इंक्लूड होता है 250। फिर 250A में है कन्फाइनमेंट एंड सिविल प्रिजन ऑन फेलियर टू रीस्टोर, यानी कि जहाँ पे रीइंस्टेटमेंट नहीं हुई भूमि स्वामी की, या जहाँ पे अपने जो रॉन्गफुली ले रखा था पोजीशन वो रिस्टोर नहीं किया, तो सेम वही पनिशमेंट है आपकी, 15 दिन की जेल, कन्फाइनमेंट एंड सिविल प्रिजन, और या फिर 3 महीने सेकेंड टाइम पे। 250A। 251 सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि वेस्टिंग ऑफ टैंक्स इन द स्टेट गवर्नमेंट कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 251 में है। सेक्शन 253 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, जहाँ पे भी पनिशमेंट नहीं दे रखी है तो वहाँ पे पनिशमेंट क्या है? नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़, इस चैप्टर के रिलेटेड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है हमारा लास्ट चैप्टर, चैप्टर 19, जो कि मिसलेनियस, सेक्शन 255 से लेकर 264 तक है ये, पर इसमें कुछ ही जो सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से जो पहला सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ रेवेन्यू अथॉरिटीज़ कहाँ दे रखा है, डायरेक्ट पूछा जाता है, तो सेक्शन 257 में दे रखा है। और जो 258 है उसमें दे रखा है हमें स्टेट गवर्नमेंट की रूल्स बनाने की पावर। तो बस ये 2 ही सेक्शन जो है इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड है वो ख़त्म हो गया है। बहुत ही ईजी में, बहुत ही सिंपल में मैंने बताया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताए हैं जो एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है अभी के छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए। सो बस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।